बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और इस बार हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो VST अर्थशास्त्र की है। और बच्चों, ये 11th क्लास की एक बुक है और आपको पता ही है शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस बार फर्स्ट टर्म में पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। बच्चों, चयन की समस्या के उत्पन्न होने के कारण क्या है? ए, संसाधन का दुर्लभ होना। बी, संसाधन प्रचुर मात्रा में है। सी, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। डी, दोनों, ए और सी। बच्चों, सही आंसर है ए और सी। बच्चों, अब इसमें दो वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा ये है, संसाधन दुर्लभ हैं। दुर्लभ का मतलब ये है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं असीमित हैं, बेशुमार हमारी आवश्यकताएं हैं। आदमी कोई कितना ही मालदार क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति से ज़्यादा हैं। और जितने भी संसाधन है उसकी एक लिमिट है, इसीलिए संसाधनों का मिलना क्या दुर्लभ है। ठीक है। और इनका बच्चों वैकल्पिक प्रयोग भी है। वैकल्पिक प्रयोग मैं आपसे बता दूं, जैसे किसी किसान के यहाँ पर ज़मीन है, अगर वो किसी वजह से उस ज़मीन के अंदर क्या क्या काम कर सकता है। अगर उसके पास 20 बीघे ज़मीन है, या तो सारे खेत में गेहूं बो सकता है, या फिर वो गेहूं ना बो के कुछ में गेहूं और कुछ में सरसों बो सकता है। तो उसके पास जो उसका वैकल्पिक प्रयोग मौजूद है। चयन की समस्या बच्चों इसी वजह से उत्पन्न होती है और अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मुख्य कारण ही चयन की समस्या है। अगर चयन की समस्या ना होती तो अर्थशास्त्र नामक विषय बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में साधन होते, जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा या उतने साधन होते तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसाधनों की मुख्य विशेषताएं हैं। हमारी आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन दुर्लभ हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, दोनों ए और बी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बच्चों सी। जैसे कि बच्चों मैंने आपसे बता दिया, हमारी आवश्यकताओं की तुलना में हमारे जो संसाधन है वो दुर्लभ हैं। अगर मेरे पास जो साइकिल है तो मेरी तमन्ना क्या है कि भाई अब मेरे पास जो है बाइक होनी चाहिए, बाइक है तो फिर कार। तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो उनकी कोई सीमा नहीं है, और जब सीमा नहीं है तो जितने भी साधन हैं वो अपनी ही एक लिमिट में मौजूद हैं। भाई हमारे अर्थ पर हर चीज़ की एक लिमिट है। भाई बेशुमार तो कोई भी चीज़ नहीं। हम कह सकते हैं कि पानी बेशुमार है, बच्चों पानी भी बेशुमार नहीं है, क्योंकि पीने के लिए जो पानी पर्याप्त है, क्योंकि समुद्रों का पानी हम पी नहीं सकते। तो जो पीने वाला पानी वो तो 1% से भी कम है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण है? बच्चों, अर्थशास्त्र दो हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र। और जो समष्टि अर्थशास्त्र की बुक है वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में भी हम जो है समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कुछ सीख लेंगे। अब इस क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण नहीं है? एक व्यक्ति की बचत, एक गृहस्थ की बचत, एक फर्म की कीमत स्तर, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग। सही आंसर है बच्चों डी, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग। बच्चों मैं आपसे बता दूं, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है, डेफिनेशन है इसकी। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी एक फर्म, किसी एक संस्था, एक परिवार, एक व्यक्ति की बचत, एक फर्म की मांग और पूर्ति, उसके सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। और अर्थव्यवस्था में समग्र यानी कि पूरी इकोनॉमी की जो मांग है वो अध्ययन की जाती है बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन संबंधित है ए, मांग के सिद्धांत से, बी, समग्र उत्पादन निर्धारण से, सी, सामान्य कीमत स्तर से, डी, बी और सी दोनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, बी और सी। बच्चों समग्र उत्पादन, देखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं किसी एक फर्म के उत्पादन की तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की, और समग्र का मतलब है सारे उत्पादन का। अगर हम बात कर रहे हैं सारे उत्पादन का निर्धारण की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम सामान्य कीमत स्तर की बात कर रहे हैं तो ये भी बच्चों जो है जो कीमत का स्तर है ये भी कहाँ पर तय किया जाता है? देखिए अगर हम बात करें एक फर्म की कीमत स्तर की तो व्यष्टि, और अगर हम बात करें सामान्य कीमत स्तर की, इसका मतलब है सभी फर्मों को और सभी उनको शामिल कर लिया जाएगा। तो ऐसे में ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। तो बच्चों अगर हम इसकी डेफिनेशन लें
तो समष्टि अर्थशास्त्र से अभिप्राय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है या एक ऐसे अर्थशास्त्र से है जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था, सामान्य कीमत स्तर, रोजगार, बाजार जैसी आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का निर्णय लिए जाते हैं। अब बच्चों केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसे समझ लेंगे। बाजारी शक्तियों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, सरकार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, सरकार द्वारा। पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना और किसके लिए उत्पादन करना है, इन सभी बातों का अध्ययन जो है, इन सभी बातों का जो निर्णय है वो सरकार द्वारा लिया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लेते हैं। केंद्र सरकार का अधिकारी तय करता है किसको उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना और कैसे उत्पादन करना है, देश में कितना गेहूं पैदा होगा, कितना चावल पैदा होगा, इस सब का निर्णय सरकार द्वारा करते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। बच्चों जैसा उत्तर कोरिया है, चीन है, इनमें केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था काम करती है। दूसरी है उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बच्चों उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना और किसके लिए उत्पादन करना है, इन सभी बातों का निर्णय बाजार करता है। बाजार में जिस वस्तु की जितनी डिमांड होगी आप उसी वस्तु को बेचो, उसकी क्या कीमत रखनी है ये सब बाजार तय करता है। सरकार इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करती, सरकार को तो सिर्फ बैठ के टैक्स लेना है। इसके अलावा तीसरी अर्थव्यवस्था जो आती है उसमें आता है बच्चों, आपसे बता दूं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कुछ निर्णय क्या उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना और किसके लिए उत्पादन करना है, इसके कुछ निर्णय तो सरकार लेती है और कुछ प्राइवेट सेक्टर पे लोगों के पे छोड़ दी जाती है कि भाई तुम कुछ भी तय करो कैसे ही। जैसे अभी हम देखते हैं हमारे यहाँ सरकार ने सरकारी स्कूल खोल रखे हैं। अब सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। अब जो प्राइवेट स्कूल है, अब सरकार ने फीस तय कर रखी है सरकारी स्कूलों में, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, आप वहाँ पढ़ो। और जो प्राइवेट में भेजोगे तो प्राइवेट में प्राइवेट स्कूल के हिसाब से आपको फीस देनी पड़ेगी। सरकार ने लोगों के लिए पार्क बनवा रखे हैं, आप वहाँ जाके घूमिए तो वहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता। अस्पताल बनवा रखे हैं, अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाओगे तो कोई फीस नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो खर्चा होगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ निर्णय सरकार लेती है और कुछ प्राइवेट सेक्टर लेता है। निम्नलिखित में से किसके लिए उत्पादन किया जाए, देखिए मैंने बताया था क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या किससे संबंधित है। आय का कारक वितरण से, आय का अंतर व्यक्तिक वितरण से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। देखिएगा किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो सबसे पहली बात है आय का कारक वितरण है। ये हमें देखना है कि किस आय वर्ग वालों के लिए हमें वस्तुएं उत्पादन करनी है। अगर किसी वजह से हम किसी गरीब इलाके में बड़ी कंपनी के जूते बनाने के बेचने लगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो हमें जगह का भी ख्याल रखना है कि कहाँ पर आय का वितरण कैसा है, और आय का अंतर व्यक्तिक वितरण यानी कि किस इलाके में किस प्रकार की आय है वहाँ पर हमें उसी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा। अगर किसी गांव देहात में जहाँ पर लोग गरीब हैं और वहाँ पर हम जो है बड़ी कंपनी जैसा दावत, बासमती या इंडिया गेट के चावल बेचने लगे तो वो चावल रखे रखे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग तो सस्ते चावल खरीदते हैं। या किसी पोज कॉलोनी में जैसा वीआईपी लोग रहते हैं वहाँ पर हम जो है बहुत ही सस्ते लेवल के चावल ले आएँ तो वहाँ पर वो बिकेंगे नहीं। तो इस बात का उत्पादन भी होता है कि एक तो आय का कारक वितरण क्या है और व्यक्तियों के बीच में आय का वितरण कैसा है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोग या कंपनियां इस बात का निर्णय लेती हैं कि कैसे यानी कि किसके लिए उत्पादन करना। संसाधनों की कमी की स्थिति में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकेगा, बाईं ओर खिसकेगा, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है बी, ये बच्चों बाईं ओर खिसकेगा। जब संसाधनों में वृद्धि होगी तो ये दाईं ओर खिसकेगा यानी कि उत्पादन बढ़ेगा, और जब संसाधनों में कमी होगी तो ये बाईं ओर खिसकेगा, इसका मतलब उत्पादन में कमी होगी। निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है,
निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से, पूर्ण रोजगार से, मांग का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, मांग का सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही एक कौन है यानी कि पॉइंट है, और ये जो राष्ट्रीय आय और पूर्ण रोजगार है ये बच्चों जो है समष्टि अर्थशास्त्र का है। अब बच्चों इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बच्चों ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये माइक्रो शब्द से बना है, और अंग्रेजी भाषा में ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है। और ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है जिससे आया? ये आया माइक्रो से लिया गया, जिसका अर्थ होता है छोटा। और व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण तथा अथवा वितरण। तो इन सब चीज़ों का इसमें अध्ययन होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब जैसा मैंने अभी बताया कि छोटा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ए कीमत निर्धारण, बी सामान्य कीमत स्तर, सी साधन कीमत निर्धारण, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है बी, सामान्य कीमत स्तर। अभी जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, कीमत का निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण ये दोनों के दोनों जो हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के गुण हैं। सामान्य कीमत स्तर, इससे ऊपर भी एक क्वेश्चन मैंने पूछा, वहां पर एक्सप्लेन किया था, ये समष्टि अर्थशास्त्र का है। अब बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लेंगे। बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी के मैक्रो शब्द से बना है, और जिसका अर्थ है बड़ा। जब हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं तो वो बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि। निम्न में से आर्थिक प्रणाली कौन सी है? ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं पूंजीवादी यानी उदारवादी, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, इसके बारे में मैं ऊपर डिटेल से आपको बता चुका हूं। आर्थिक प्रणाली में 3 आर्थिक प्रणाली पूरे विश्व में अपनाई गई हैं, और यही आर्थिक प्रणाली होती हैं, एक तो पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक समस्या के पैदा होने के कारण क्या हैं? किन कारणों से आर्थिक समस्या पैदा होती है? बच्चों साधनों के दुर्लभ होने से, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग से, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, आर्थिक समस्या के पैदा होने का जो कारण है वो बच्चों ये दोनों ही हैं, संसाधन दुर्लभ हैं और उन संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है, जिसके कारण लोग उन संसाधनों का दूसरी जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास 2 बीघे ज़मीन है, उसमें या तो मकान बना लें या फिर जो है खेती कर लें, या किसी के पास जो 50 बीघे ज़मीन है उसमें से कुछ में खेती कर लें और कुछ में स्कूल खोल लें या कुछ और काम कर लें, ये सब हो सकता है। किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? बच्चों ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? ए क्या उत्पादन किया जाए, बी कैसे उत्पादन किया जाए, सी किसके लिए उत्पादन किया जाए, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों किसी भी अर्थव्यवस्था की जो मुख्य समस्या है वो ये है, क्या उत्पादन करना है किया जाए या कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। बच्चों इन्हें किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या उत्पादन किया जाए का संबंध किससे है? श्रम प्रधान तकनीकी से, पूंजी प्रधान तकनीकी से, उत्पादकों को दिए गए साधनों और तकनीकों से, डी तीनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही उत्तर है सी, उत्पादक को दिए गए साधन तथा तकनीकी से है। बच्चों क्या उत्पादन किया जाए, इसमें उत्पादक 2 प्रकार की तकनीकी इस्तेमाल कर सकता है, 2 प्रकार का चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। एक तो श्रम प्रधान तकनीकी, एक पूंजी प्रधान तकनीकी। जब बच्चों वो श्रम प्रधान तकनीक इस्तेमाल करता है तो उसमें लेबर की, लोगों की ज़्यादा आवश्यकता होती है और वो काम सस्ता हो जाता है, और पूंजी प्रधान तकनीकी में काम जल्दी हो जाता है लेकिन वो मशीनों के ज़रिए होता है जिसके लिए काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है। तो क्या उत्पादन किया जाए का संबंध जो है श्रम प्रधान तकनीकी और पूंजी प्रधान तकनीकी के, यूँ कह सकते हैं कि उत्पादक को दिए गए संसाधन तथा तकनीक से है।
कैसे उत्पादन किया जाएगा संबंध किससे है? कैसे उत्पादन किया जाएगा संबंध किससे है? श्रम प्रधान तकनीक से, पूंजी प्रधान तकनीक से, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। कैसे उत्पादन किया जाए, इसका संबंध बच्चों श्रम प्रधान तकनीक और या पूंजी प्रधान तकनीक इससे है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है मैंने दो तरीके से पूछ लिया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। किसके लिए उत्पादन किया जाएगा संबंध किससे है? ए श्रम प्रधान तकनीक से, बी पूंजी प्रधान तकनीक से, सी वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका संबंध है सी, वस्तु और सेवाओं के वितरण से। अब हम आपसे बता दें, अर्थव्यवस्था में यह वस्तु और सेवाओं के वितरण से संबंधित समस्या है। बच्चों अगर कोई सरकार है वो ये चाहेगी कि उसके यहाँ जो गरीब वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए जो वस्तुओं के उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन लगाए जाएं, जिससे कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो, यानी कि सभी लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन अगर आपके यहाँ मुक्त अर्थव्यवस्था है, मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो लोग वस्तुएं किसके लिए उत्पादित करेंगे? वो उनके लिए उत्पादित करेंगे जो धनी वर्ग के लोग होंगे, मालदार वर्ग के लोग होंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होगा। तो यूं कह सकते हैं कि अगर साम्यवादी सरकार है तो वो क्या चाहेगी, या यूं कह सकते हैं केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वो ये चाहेगी कि उसके सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन गरीब लोगों पर लगाए जाएं और उनके कल्याण के लिए लगाए जाएं। लेकिन अगर सरकार जो है पूंजीवादी सरकार है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो उनका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से आर्थिक एजेंट कौन है? परिवार, उत्पादक, परिवार, सरकार, उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं आपसे बता दूं, आर्थिक एजेंट उत्पादक, परिवार यानी उपभोक्ता तथा सरकार हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। यूं कह सकते हैं जो आर्थिक निर्णय लें वही लोग जो हैं आर्थिक एजेंट हैं। और बच्चों आर्थिक निर्णय से अभिप्राय है पैसे से संबंधित निर्णय। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से अवसर लागत क्या है? ए किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है, बी किसी वस्तु के सर्वश्रेष्ठ मूल्य से होती है, सी अर्थव्यवस्था में लगी इकाइयों के सर्वोत्तम मूल्य से होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है ए। बच्चों किसी वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा होती है जिसका त्याग उस वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैसे एक ज़मीन के टुकड़े पर समान लागत से अगर हम 10,000 रुपये में चावल, 9,000 रुपये में गेहूं और 8,000 रुपये में चने की पैदावार होती है यूँ कह सकते हैं कि अगर 10,000 रुपये लागत लगा के, समान लागत लगा के उसी जगह पर 10,000 के चावल पैदा होते हैं, या 9,000 के गेहूं पैदा होते हैं, या 8,000 के चने पैदा होते हैं। मान लो कि किसान चावल उत्पादन करने का निर्णय लेता है, तो चावल उत्पादन करने की जो अवसर लागत होगी वो बच्चों 9,000 होगी, ना कि 10,000। अवसर लागत का मतलब होता है दूसरे, मतलब पहले से नहीं, पहला सर्वश्रेष्ठ मूल्य नहीं बल्कि दूसरे सर्वश्रेष्ठ मूल्य से है। तो अवसर लागत कितनी होगी? 9,000। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, सीमांत अवसर लागत का क्या अर्थ है? देखो वो तो अवसर लागत थी, सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा जिसका पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए त्याग किया जाता है। यानी कि अगर हम एक वस्तु के उत्पादन करने के लिए किसी दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों को छोड़ते हैं वो सभी इकाइयों के उत्पादन करने में आई लागत, सी उत्पादन के साधनों पर आई लागत, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है इसका ए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम यहाँ ऐसे समझेंगे, ये कुछ संयोग दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ, है ना। अब अवसर लागत देखेंगे कि सीमांत अवसर लागत क्या है। बच्चों ए संयोग पर हम कुछ उत्पादित नहीं कर रहे थे, सारे के सारे पैसे लगाकर टैंक बना रहे थे। टैंक तो आप जानते हैं सेना बनाती है। हमने अगले स्तर पे क्या देखा कि हमने 1 टन गेहूं पैदा किए। अब जब हमने 1 टन गेहूं पैदा किए तो हमें जो है 14 टैंक बनाने पड़े। अब इसका मतलब ये हमें 1 टन गेहूं के लिए 1 टैंक का त्याग करना पड़ा। लेकिन फिर सी स्तर पर हमने क्या किया, हमने अब जो है गेहूं जो है 2 लाख टन कर दिए।
अब ऐसे में क्या हुआ, हमें जो है जो टैंक का उत्पादन था वो 14 से कितना हो गया हमारा 12। तो यहाँ पर सीमांत अवसर लागत कितनी हुई बच्चों 2। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक इकाई के त्यागने पर हमें जितनी दूसरी वस्तु की इकाई छोड़नी पड़ती है, यानी कि किसी वस्तु की मतलब एक वस्तु को हासिल करने के लिए उसके मुकाबले में दूसरी वस्तु कितनी छोड़नी पड़ती हैं, ये बच्चों सीमांत अवसर लागत है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, संसाधनों की वृद्धि के लिए वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं? प्रशिक्षित व साधारण श्रमिकों में वृद्धि, उत्पादन की नई तकनीकी का विकास, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है बच्चों इसका सी उपरोक्त दोनों। मैं बता रहा हूं आपको संसाधनों में वृद्धि का क्या कारण हो सकता है। अगर हम प्रशिक्षित और या तो प्रशिक्षित या साधारण श्रमिकों में वृद्धि कर दें तो संसाधन बढ़ जाएंगे और उत्पादन ज़्यादा होने लगेगा। या बच्चों उत्पादन की नई तकनीक ले आएँ, और बच्चों उत्पादन की नई तकनीक से मतलब है नई नई मशीनें, नए नए इंस्ट्रूमेंट ले आएंगे, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के अल्प प्रयोग के लिए क्या कारण हो सकते हैं? जो संसाधन है अगर उनका अल्प प्रयोग किया जाए उसके क्या कारण हो सकते हैं? श्रमिकों में बेरोजगारी, बी मशीनरी जैसे संसाधनों का अकुशल उपयोग, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों। बच्चों अगर संसाधनों का अल्प प्रयोग का कारण हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं अल्प प्रयोग का कारण? एक तो श्रमिकों में बेरोजगारी, अगर बेरोजगार लोग रहेंगे तो जो संसाधन है वो अल्प प्रयोग होंगे। दूसरा मशीनरी या संसाधनों का अकुशल प्रयोग, हमारे पास अच्छी मशीनरी ना हो या हम संसाधनों का सही प्रयोग ना कर रहे हों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कौन कौन से उपादान होते हैं? मतलब वो फैक्टर कौन है जो उनसे हैं जिनसे उत्पादन होता है? भूमि, पूंजी, श्रम, उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी उपरोक्त तीनों। बच्चों किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 4 उपादान होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। अगर इन चारों में से कोई सा भी एक फैक्ट ना हो तो उत्पादन संभव नहीं है। समझ गए? अगर इन चारों में से कोई सा फैक्ट नहीं है, कोई एक भी कम है तो उत्पादन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उत्पादन के उपादानों का प्रतिफल क्या मिलता है? जो ये उत्पादन के उपादान है इनका प्रतिफल क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है? बच्चों भूमि को लगान मिलता है ना, जैसा किराया भी कह सकते हैं। पूंजी को ब्याज मिलता है। सी श्रम को मजदूरी मिल जाती है। डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। और बच्चों जो बचा उद्यमशीलता, उद्यमशीलता जो होता है उसे जो मिलता है प्रतिफल यानी लाभ मिलता है, यानी कि जो फैक्ट्री के चलाने वाला होता है उसे क्या मिलता है, लाभ। बच्चों वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।